नमस्कार, मैं आयुष तिवारी। चलिए देखते हैं V24 तास की एक खास पेशकश। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, प्याज महंगा हो गया, सैलरी आने से पहले बिल जमा हो गया। अरे यार, मेरा तो बजट ही बिगड़ गया। तो क्या आपका भी बजट गड़बड़ा गया है? आपका एनुअल बजट कितना होता है? क्या आप जानते हैं हमारे देश का एनुअल बजट कितना होता है? पिछले साल यानी कि 2020 में हमारे देश का एक्सपेंडिचर बजट करीब करीब 30.42 ट्रिलियन रुपीस था, यानी कि 31 लाख करोड़ के आसपास। बाप रे, ये कितना होता है ये समझने के लिए तो शायद मुझे एक साल लग ही जाएगा। तो आइए जानते हैं हमारे यूनियन बजट की कुछ खास बातें जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। हमारे आजाद देश के पहला बजट सन 1947 में फाइनेंस मिनिस्टर R.K. शानमुखम चेट्टी ने पेश किया था, जिसका टोटल एक्सपेंडिचर 197.39 करोड़ था। आखिर ये बजट बनाता कौन है? बजट डिवीजन इन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर अ बजट, जिसका नेतृत्व डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। कहते हैं कि कोई भी अच्छे काम करने से पहले मुंह मीठा करना चाहिए। यूनियन बजट की प्रिंटिंग शुरू होने से पहले एक हलवा सेरेमनी होती है, जो कि इस बार 23 जनवरी को यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर में रखी गई थी, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट अनुराग ठाकुर और कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। यह बजट डॉक्यूमेंट इतना बड़ा होता है कि इसकी प्रिंटिंग करीब 10 दिन पहले शुरू हो जाती है और इसकी कॉपीज को ट्रक में लाद कर पार्लियामेंट लेकर जाते हैं। बजट डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग एक खास प्रेस में होती है, जहां रहने और खाने की व्यवस्था भी होती है, और जब तक बजट पार्लियामेंट में पेश नहीं हो जाता, इससे जुड़े लोगों को वहीं रहना होता है कई दिनों तक। पर कोरोना महामारी के चलते पिछले 75 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि 2021 में बजट डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग नहीं हुई। 1 फरवरी को जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन बजट पेश करेगी, तो वहां मौजूद 750 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इस बार बजट डॉक्यूमेंट की ई वर्जन एक खास ऐप द्वारा उपलब्ध करवा कर दी जाएगी। 2021 का यूनियन बजट बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण जहां एक तरफ पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है और बड़े बड़े इकोनॉमिक तक इससे जूझ रहे हैं, सारी दुनिया की नजर हमारे देश की तरफ है। खुद निर्मला सीतारामन ने कहा है कि यह नेवर बिफोर बजट रहने वाला है। अब देखने वाली बात यह है कि जो प्रगति की रफ्तार कोरोना महामारी के वजह से थम सी गई है, उस रफ्तार को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारामन किस तरह और किस तेजी से तैयार कर रही है, यह तो हमको 1 फरवरी को पता चल ही जाएगा, जब बजट पार्लियामेंट में पेश होगा। पर पहले हमें यह देखना है कि आम जनता को इस आने वाले बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से क्या अपेक्षा है। तो हमने नागपुर शहर के कुछ खास लोगों से मुलाकात की और चर्चा की। तो आइए देखते हैं कि इन लोगों की क्या फाइनेंस मिनिस्टर से अपेक्षाएं हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुरेश राठी है। मैं विदर्भा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का अभी अध्यक्ष हूँ। बजट 21 जो अभी हमारी आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करने वाली है, उससे सभी की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है और हमारी भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है विदर्भा की इंडस्ट्री के लिए खास करके, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक बहुत ही चैलेंजिंग समय है, जिसके लिए जो भी इसमें बजट पेश होगा वो बहुत चैलेंजिंग परिस्थितियों में होगा। कल ही हमने अपना इकोनॉमिक सर्वे भी देखा, उसमें हमने देखा कि जो ग्रोथ था वो -7.7% का बताया जा रहा है और आने वाले समय में 11% जीडीपी ग्रोथ हमें मिलेगा, ऐसा हम सोचते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होगा। जितने भी सेक्टर्स हैं हमारे यहाँ पे, वो सभी सेक्टर्स अगर आप बात करेंगे तो वो चाहेंगे कि उनके अपने अपने सेक्टर्स को वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता मिले, ज़्यादा से ज़्यादा फंड एलोकेशन हो, ज़्यादा से उसमें काम हो, जो कि एक बहुत ही कठिन काम होगा। इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि जो टैक्स स्ट्रक्चर अभी है वो बना रहे, और कुछ बहुत सारे टैक्स रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है। डिविडेंड टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस हैं जिनके लिए टैक्स रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अदरवाइज सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। अभी सुनने में आ रहा है कि
कोविड टैक्स कुछ वो सरचार्ज जो कुछ लगाने की बात चल रही है, बट मेरी अपील होगी आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर से कि ऐसा कोई भी नया टैक्स ना लाए, और जितने भी ऑलरेडी सरचार्जेस वगैरह हैं उन्हें भी हटा करके एक सिंगल रेट ऑफ टैक्स अगर हमें मिले तो हमारे लिए कंप्लायंस करने में ईजी होगा। जो मेथड्स और प्रोसीजर्स हैं वो भी सिंप्लीफाई किए जाएँ, जिससे कि जो स्पेशली जो छोटे लोग हैं, जो एसएमईज़ हैं, छोटे बिजनेस वाले, वो अपने कंप्लायंसेस को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। उसके अलावा हम चाहते हैं कि क्योंकि अभी डिमांड क्रिएट करने की बात है, तो अगर हम पर्सनल इनकम टैक्सेस को कम करें और जो सेविंग्स अगर हम चाहते हैं बैंक्स में हो, तो जो एटीसी के अंडर में जो रिडक्शंस मिलते हैं अगर उसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो जाए तो शायद ये हमारे लिए, हमारे सेविंग्स के लिए और हमारी इंडस्ट्री के लिए भी, उस सेविंग्स के कारण हमारी इंडस्ट्री के लिए भी ज़्यादा पैसा शायद बैंक्स में अवेलेबल हो सकेगा। एक हमने ये भी सुझाव रखा था, आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा था कि जो एग्रीकल्चर इनकम है, जहाँ पर कि अब खेती 50 एकड़ से ज़्यादा जिन लोगों के पास है, उनको भी शायद टैक्स अब हम कर सकते हैं, ऐसा हमें लगता है। एक्सपोर्ट्स हमारे बहुत ज़रूरत है इनकरेज करने की। एक MEI स्कीम हुआ करती थी, अब वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए, तो उसकी जगह पर अगर कोई नई स्कीम जल्दी आ जाए और वो स्कीम भी अगर अब जल्दी बता दी जाए हमें, तो हमारे लिए सबके लिए बहुत अच्छा होगा। हम आने वाले समय में देखते हैं कि जो बजट जो आए वो ग्रोथ ओरिएंटेड हो, जॉब क्रिएटर हो, हमारे स्टार्टअप्स को बचा पाएँ हम लोग, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जिस तरह की दुनिया में आज हालात हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही आदरणीय प्रधानमंत्री को और आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर को बहुत ही बोल्ड स्टेप लेना होगा और बहुत ही बोल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने होंगे और बहुत ही एक ऐसा बोल्ड स्टेप लेना होगा जिससे कि वो प्राइवेट सेक्टर को भी सपोर्ट कर सके, ताकि वो लोग भी अपने रिफॉर्म करके सरकारी जो टैक्स कलेक्शन है या सरकारी जो किटी है उसमें अपना पूरा योगदान दे सकें। और मेरी अपील भी है कि हम सब इंडस्ट्री वाले भी मिल करके सरकार का सभी जगह पर हर लेवल पे साथ दें, जिससे कि हम इस सिचुएशन से 2021 ख़त्म होते होते ही हम इस सिचुएशन से जल्दी बाहर आ सकें। थैंक यू, धन्यवाद। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स रेट फिलहाल 25% का टैक्स रेट हो चुका है, जबकि पार्टनरशिप फर्म LLP के लिए अभी भी रेट ऑफ टैक्सेशन जो है 30% प्लस जाता है। वी एक्सपेक्ट फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर रेट ऑफ टैक्सेशन फॉर द फर्म्स एंड LLP है वो भी 25% पे ला लिया जाए। इवन फॉर द इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स एंड HUF ऑल्सो द हाइएस्ट रेट ऑफ टैक्सेशन should be reduced to 25%. This is the first and the foremost expectation we have from the budget. Apart from that, काफ़ी लंबा समय हो गया सेक्शन 80C की लिमिट अनचेंज्ड है, बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया गया है। कम से कम वो भी लिमिट 1.5 लाख से बढ़ा के 2.5 लाख तक कर देना चाहिए। मोर पर्टिकुलरली इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज नो सिक्योरिटी सिस्टम इन द कंट्री, तो टैक्स पेयर हैज़ टू डिपेंड ऑन देयर मीन्स ओनली फॉर एज ए सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। तो 2.5 लाख का कम से कम 80C की लिमिट कर देनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी फिलहाल अनचेंज है काफ़ी लंबे समय से, वो लिमिट भी अब अंदाज 5 लाख तक कम से कम ला लेने चाहिए फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ टैक्स पेयर। एक सुनने में आ रहा था गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन है, गवर्नमेंट का प्लानिंग है कोविड सेस लेना चाहती है। It will be burdening the same taxpayer who are already paying the taxes. They would be required to pay more taxes. There are various other alternatives which government can explore. There should not be any COVID tax in this budget. Alternative mechanism could be they could introduce a small filing fees for filing the return, or they could introduce the concept of a COVID fund, like जैसे नेशनल पेंशन स्कीम है वैसे कोविड फंड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उससे बर्डन कॉम्पेंसेट हो जाएगा, तो फंड्स रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की वो पूरी हो सकती है। दिस इज एक्सपेक्टेशन। एक और एक्सपेक्टेशंस है, जितने HNI हैं उनका इफेक्टिव टैक्स रेट 42% तक चले जाता है। दैट इज स्टिल वेरी 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 हाई एज कंपेयर टू द कॉर्पोरेट टैक्स पेयर। तो जो इफेक्ट सरचार्ज का है दैट शुड बी कटेड, दैट शुड बी रिड्यूस। दिस इज माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्टर फॉर यूनियन बजट 2021। थैंक यू। MSME सेक्टर में स्टार्टअप्स आते हैं जिन्होंने अभी कोविड में दिखा दिया है कि MSME क्या ताकत रखते हैं देश को संभालने के लिए और संवारने के लिए। सरकार ने काफ़ी अच्छे प्रावधान किए हैं पिछले बजट में भी, बट थोड़ी उम्मीद ये है सरकार से कि जैसा लोन हो गया है वो आज भी आम MSME की पहुंच से थोड़ा दूर है, तो जो ऑर्गेनाइज लोन सेक्टर है उसमें थोड़े चेंजेस किए जाएं और लोगों को सरल
नीति से उसमें लोन के लिए एप्लीकेशन दे के उनके जो टेन्योर हैं उसमें थोड़ा टेन्योर बढ़ाया जाए और ताकि उनका वो बेनिफिट ले सकें। कंप्लायंस के लिए एक पोर्टल बनाया जाए, जो कि आज देखा जाता है कि जीएसटी और इनकम टैक्स के अलावा इतने सारे डिपार्टमेंट के कंप्लायंस हैं, तो अगर वो सारे एक पोर्टल में आ जाएं तो एमएसएमई के जो कर्ता धर्ता हैं वो अपने काम पे ध्यान दे सकते हैं और मंथ में एक पोर्टल पे जाके अगर एक दिन आप सारे कंप्लायंस कर देते हैं तो उससे उनका काफ़ी समय की बचत हो जाएगी और रिसोर्सेज की बचत हो जाएगी। साथ ही लेबर लॉस को थोड़ा सा ईज आउट करने की ज़रूरत है, जो अभी काफ़ी कंपल्शन जो है उसमें बहुत हैवी है, पेनल्टीज़ काफ़ी हैवी हैं नॉन कंप्लायंस के लिए। एमएसएमई जो रहते हैं वो देश का भविष्य सुधारने के लिए लेबर ओरिएंटेड काम ज़्यादा है उनके पास, तो उसमें थोड़ा उनकी तरफ से भी सोचते हुए लेबर लॉस को थोड़ा ईज आउट करें और सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेनिंग की आवश्यकता है। गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे कदम लिए हैं जिसमें आत्मनिर्भर भारत की ओर जाने के लिए स्केल अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे कदम जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, बट उसके बाद भी जो एक टेक्निकल एडवाइजरी होती है, जो कि रिसर्च बेस्ड एडवाइजरी और कंसल्टेशन होता है, वो एमएसएमई की पहुंच से दूर है। तो एमएसएमई के लिए ऐसे कुछ प्रोग्राम्स लिए जाएं कि जिसमें उनको सारी इन्फॉर्मेशन और जानकारी अंडर वन रूफ अवेलेबल हो जाए, उसकी आवश्यकता है यहाँ पे। और एक एक्सपोर्ट बढ़ावा देने के लिए, एक्सपोर्ट के लिए एमएसएमई को एक ट्रांसपोर्टेशन और वेयरहाउसिंग के लिए ज़्यादा अच्छा अप्रोच मिले, उसके लिए कुछ प्रावधान होने चाहिए, ताकि देखा गया है कि जो ये फ्रेट के जो रहते हैं एक्सपोर्ट के कंटेनर्स, उसके रेट बढ़ जाते हैं जब उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है, सप्लाई कम रहती है। बाकी ओवरऑल गवर्नमेंट अच्छा ही बजट देगी, इस उम्मीद से मैं नितिन सचदेवा ऑन बिहाफ ऑफ टाई नागपुर कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ गवर्नमेंट को उनके सारे इनिशिएटिव्स के लिए। थैंक यू। 1 फरवरी को जो यूनियन बजट आ रहा है उसमें जो एक्सपेक्टेशंस है इंडस्ट्री की, स्पेशली अभी गवर्नमेंट का फोकस एमएसएमई सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा है और गवर्नमेंट ने इस टाइप से पॉलिसी बनाना चाहिए ताकि एमएसएमई की ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा है, बिकॉज दे आर फेसिंग लॉट ऑफ कंपटीशन फ्रॉम दी बिगर इंडस्ट्रीज़ और उनकी जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वो उतनी हो नहीं रही है जितनी गवर्नमेंट करना चाहती है, जो गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है। पर जब तक एक एमएसएमई को गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिलेगा, चाहे वो मार्केटिंग सपोर्ट हो चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, तब तक ये एमएसएमई की ग्रोथ होगी नहीं। स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी चेंजेस लाना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के अपने एक रिजर्वेशंस हैं कि एमएसएमई को लोन तो देने में सामने आती है, बात करती है, पर जब लोन देने की बात आती है तो बहुत से ऐसे इश्यूज रहते हैं जो एमएसएमई को फेवर नहीं करते, लाइक कोलेटरल सिक्योरिटी रहती है, मार्जिन्स रहती हैं। ये इतने ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स है जिसके कारण एमएसएमई सेक्टर उसको कंप्लाई नहीं कर पाता, तो जिसके कारण बोलने में तो सब लोग लोन देने को रेडी है, जब वो एक्चुअल में जब सैंक्शन की बात आती है तो इतनी कंडीशंस के साथ में आती है कि वो डिज़ायर रिज़ल्ट जो एमएसएमई को होना चाहिए वो मिल नहीं पाता। तो गवर्नमेंट ने एमएसएमई के लिए सेपरेट पॉलिसी करनी चाहिए ताकि वो उसकी ग्रोथ होए। और दूसरा एक हमारा दिमाग में ऐसा आया था कि ये जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, लार्ज इंडस्ट्रीज, चाहे वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हो या काफ़ी बड़े इंडस्ट्री हो, इनकी जो लिमिट्स गवर्नमेंट बैंक वाले जितनी भी इनको जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ देते हैं उसमें एक सेपरेटली ईयरमार्क फैसिलिटी होना चाहिए फॉर पेमेंट टू एमएसएमई, सो दैट वो पेमेंट दे कैन यूटिलाइज फॉर ओनली पेमेंट टू एमएसएमई, दे कैन नॉट यूटिलाइज फॉर एनी अदर पर्पस। वो इस टाइप का रिस्ट्रिक्शन यदि इस टाइप की फैसिलिटी अलग से यदि बड़े अंडरटेकिंग्स को यदि गवर्नमेंट ने दिया जाए तो हो सकता है कि एमएसएमई को पेमेंट जो है टाइमली उनको मिल सके, क्योंकि एमएसएमई को टाइमली पेमेंट का भी एक इशू है। भले गवर्नमेंट ने 45 डेज़ का नॉर्म्स बना के रखा है, बट नॉर्मली देखने में आया कि काफ़ी लोग इस मामले में पेमेंट बराबर नहीं कर सकते। इसलिए जो भी फैसिलिटीज़ बड़े सेक्टर को दी है उसमें ईयरमार्क कर दिया जाए कि दिस फैसिलिटी ओनली फॉर पेमेंट टू एमएसएमई, परहैप्स दैट मे बी ए गुड इंसेंटिव फॉर द एमएसएमई फॉर टाइमली पेमेंट। थैंक यू सर। थैंक हाँ जी, अगर मैं कहूँ कि आज की तारीख में ये जो कोविड का जो रेस्ट्रिक्टिव फेज़ है उसके बाद वाला जो बजट है ये सही मायनों में यूनिक होगा। अगर हमने ऑनरेबल फिनेंस मिनिस्टर निर्मला जी को भी सुना है तो उन्होंने ऐसा कहा है कि ये नेवर बिफोर सॉर्ट ऑफ बजट रहेगा। और यस, अपेक्षा है, अगर मैं एज अ प्रोफेशनल, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलूँ या कॉमन पब्लिक की बात करूँ तो इस बजट से अपेक्षाएँ काफ़ी है। अगर हम इस बजट से जो अपेक्षा है इसको कुछ भागों में देखें कि जो कंसर्न प्रोविज़न्स हैं, हमारे जो डायरेक्ट टैक्स की बात करता हूँ तो उसमें कहाँ पर गुंजाइश हो सकती है और हमारी उम्मीदें भी है। अगर मैं बात करूँ सैलरी की, अगर इनकम फ्रॉम सैलरी की बात करते हैं तो यस, इस साल
काफ़ी सारे महीने ऐसे थे कि जहाँ लॉकडाउन फेज़ में लोगों को रहना पड़ा। तो मुझे लगता है कि इस साल इस बजट में जो इनकम फ्रॉम सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए एक स्पेशल डिडक्शन फॉर वर्किंग फ्रॉम होम ये हम दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस में खास करके आईटी सेक्टर में जो एम्प्लॉयज़ ने घर से काम किया है तो उनको काफ़ी सारे खर्चे जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इंटरनेट हो गया और बाकी जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो खर्चे हैं उन्होंने अपने घर से ही इनकर किए। तो एक स्पेशल डिडक्शन इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करने के लिए होना चाहिए ऐसा लगता है। और उसके अलावा जैसे 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है तो ये मुझे लगता है इस बार उसमें एक रीज़नेबल एनहेंसमेंट यानी बढ़ोतरी की ज़रूरत है। अगर हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए जैसा आज तक के जो प्रोविज़न है उसमें यह है कि हाउसिंग लोन पे जो मेरा इंटरेस्ट है वो 2 लाख तक के माफ़ है। हमें अब चाहिए ये कि जैसे पिछले करीब साल भर से हमारा जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो करीब करीब बंद जैसा है, तो उसमें डिमांड जनरेट करने की ज़रूरत है। तो ये हम इस प्रोविज़न के माध्यम से इसको एड्रेस कर सकते हैं। अगर हम हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट है उसको 2 लाख से बढ़ा के 3 लाख करते हैं तो उसमें लोगों को ये अपीलिंग लगेगा, उनके घर अपना जो खुद का वो लेने के लिए वो बिल्कुल उत्सुक रहेंगे। और ये जो एक इंसेंटिव है इससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक बूम जो कि एक्सपेक्टेड है इस बजट के माध्यम से आना चाहिए, वो हो सकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो इसमें आज तक का जैसा देखें तो काफ़ी सालों से करीब करीब जो उसका 2.5 लाख का जो स्लैब है, 2.5 लाख तक की एग्जम्पशन लिमिट है, मुझे लगता है कि ये इसे काफ़ी सालों से एक रीज़नेबल एनहेंसमेंट नहीं हुआ है। तो इस बजट के माध्यम से जैसा कहा भी गया है कि ये नेवर बिफोर सॉर्ट ऑफ बजट रहेगा, तो ये 2.5 लाख की लिमिट को एक रीज़नेबली अच्छे अमाउंट पे ले जाकर बढ़ाने की ज़रूरत है। जो मेरे क्लाइंट्स है या बाकी लोगों से बात होती है या बिज़नेस सर्कल्स में जो बात होती है तो रीज़नेबली लोगों की ये उम्मीदें है कि यह 5 लाख तक के यानी 5 लाख तक के नो टैक्स रहे, कोई टैक्स नहीं रहे, ऐसी एक एक्सपेक्टेशन इस बजट से है जो आने वाले 1 तारीख को प्रेजेंट होने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कैपिटल गेन की, तो यस ये ज़रूर है कि ये जो बजट है इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो स्टॉक मार्केट है वहाँ पर भी एक रीज़नेबल बूम रहे, रीज़नेबल डिमांड रहे। तो अभी जैसे एट प्रेजेंट जो प्रोविज़न है उसमें यह है कि 1 लाख तक का जो कैपिटल गेन है वो एग्जम्प्ट है और उसके बाद का जो अमाउंट है, उसके ऊपर का जो अमाउंट है वो विदाउट इंडेक्सेशन उस पर टैक्स लगता है। तो मुझे लगता है कि ये प्रोविज़न जो काफ़ी सालों से इनकम फ्रॉम डीलिंग इन शेयर्स वो एग्जम्प्ट था, अगर मैं 1 साल के ऊपर में शेयर्स में होल्ड करता हूं और उसके बाद मैं उसको सेल करता हूं तो वो पूरा एग्जाम था, उस पर कोई टैक्स नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये जो कोविड के रेस्ट्रिक्टिव फेज़ के बाद अगर हम चाहते हैं सही मायनों में कि कैपिटल मार्केट में भी लोग इन्वेस्ट करें, लोग उसमें अपीलिंग उनको लगे कि यस कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करके हमें आगे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और ये सही में ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि ये जो 1 लाख की जो लिमिट है उसे एटलीस्ट 2 लाख रुपए करना चाहिए ताकि लोग कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आकर्षित हो। और ये समय की ज़रूरत भी है क्योंकि काफ़ी सारे मायनों में जैसे गवर्नमेंट के जो प्रपोजल्स है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, सप्लाई चेन जो ब्रेक हुई थी बिकॉज ऑफ कोविड फेज़ वो तो उन्होंने काफ़ी हद तक के उसे रिवाइव कर लिया है, लेकिन हमें डिमांड का जो एस्पेक्ट है उसे भी ध्यान में रखना होगा। तो यह एक जो प्रोविज़न है कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बाद अगर 2 लाख तक की छूट मिलती है तो ये इससे एड्रेस हो सकता है अगर हम उसकी 2 लाख तक की छूट उसको कर देवे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि कोविड के फेज़ के बाद काफ़ी लोगों की जॉब्स, काफ़ी लोगों की नौकरियां चली गई, उसके अलावा हमें बिल्कुल ज़रूरत है कि हम जॉब जो है उसको वापस रिवाइव करें और जॉब की नई अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करें। उसके अलावा जैसे मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट है, मेक इन इंडिया को जो प्रमोट किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ बजट के माध्यम से ऐसे इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए। और एमएसएमई जो सेक्टर है, यस एमएसएमई जिसको हम कहते हैं कि अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे से हमें वापस क्रिएट करना है फॉर द यूथ, फॉर द वंस जिन्होंने अपनी जॉब को खोया है, तो एमएसएमई सेक्टर्स में वो सारे इंसेंटिव्स जो शायद सही में इस साल बिल्कुल नीड ऑफ द आवर मैं कहूँगा, अगर हम वो इंश्योर करते हैं कि जो एमएसएमई सेक्टर्स के लिए जो उन्होंने प्रपोजल्स दिया था, उन्होंने जो कहा था कि ये सारे जो इंसेंटिव्स एमएसएमई सेक्टर्स को मिलना चाहिए और जो कोई कारणों से इवन बिकॉज ऑफ टेक्निकल कोई लैकुनाज है, टेक्निकल किसी का कोई डिफेक्ट है, उस कारण से नहीं है, लेकिन यस
जेन्युइन केसेस में एमएसएमई सेक्टर्स में अगर वो जो प्रपोजल्स है वो पहुंच नहीं पाए, उसके बेनिफिट्स अगर एमएसएमई को नहीं मिल पाए, तो ये बजट के माध्यम से ये इंश्योर करने की ज़रूरत है ताकि हमारा जो जॉब क्रिएशन वाला जो फैक्टर है वो भी अच्छे सही मायनों में एड्रेस हो जाए। और उसके अलावा जैसे मैंने कुछ समय पहले कहा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, यस, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री करीब करीब साल भर से वो बंद जैसा है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो एक्सपेक्टेड जो है इस बजट से क्या उम्मीद है, तो मैं कहूँगा कि हाउसिंग सेक्टर में डिमांड कैसे जनरेट हो, तो ये हमें बिल्कुल इंश्योर करना होगा कि इस बजट के माध्यम से हाउसिंग और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उनको वो सारी फैसिलिटीज़, वो सारे प्रोविज़न्स और कुछ प्रोविज़न्स जो हार्श है अगर उसको हम डेफ़र कर पाए, तो ये बजट के माध्यम से उम्मीदें रहेंगी कि यस वो चीज़ें हो जाए, जिससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में न केवल कंस्ट्रक्शन सेगमेंट को अच्छा एक उनको अपॉर्चुनिटी मिले कि वापस अपनी चीज़ों को रिवाइव करें, और उसके अलावा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है ये सेक्टर में भी काफ़ी बड़ी गुंजाइश है, वो इस माध्यम से बजट के माध्यम से हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। यस, थैंक यू। पहले तो बहुत बहुत नमस्कार आपके श्रोताओं के लिए। बहुत अच्छी बात है, बजट आ रही है और मेरी कुछ अपेक्षाएं हैं बजट से। देखते हैं ये अपेक्षा पूरी होती है कि नहीं। तो सबसे पहली अपेक्षा तो ये है कि हमारे देश में एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम होनी चाहिए और बहुत दिनों से सरकार इस पर चर्चा भी कर रही है। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो एक आम आदमी के लिए बनना चाहिए, उसके तरफ मेरी अपेक्षा है कि इस बार बजट में कुछ हो, ताकि एक आम आदमी को सिर्फ इसलिए काम नहीं करना पड़े कि उसको अपना पेट पालना है। तो ये एक बहुत बड़ी अपेक्षा है मेरी, स्नेहा जी। और साथ ही मैं पेशे से कंसल्टेंट हूँ और मैं बिजनेस कंसल्टेंसी करता हूँ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए। तो मेरी ये भी एक अपेक्षा है कि हमारे देश के जो छोटे छोटे व्यापारी, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनकी एनुअल टर्नओवर 10 करोड़ 15 करोड़ से कम है, सरकार ने उनके प्रति कोई एक ऐसा इंक्यूबेशन सेंटर बनाना चाहिए जिसमें कि ये छोटे छोटे व्यापारी सीख सकें कि बिजनेस को कैसा और नेक्स्ट लेवल पे स्केल करना चाहिए। तो ये दो मेरी अपेक्षाएं हैं। एक तो मेरे पेशे से जुड़ा है और दूसरा मेरे विचार से जुड़ा है, जो मैं देखना चाहता हूँ कि इस बार के बजट में ये दोनों चीज़ें आती हैं कि नहीं। सर, अभी कोरोना के कारण जो लोगों की आर्थिक स्थिति में बहुत ये हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि बजट कैसा होना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से बजट के पहले भी सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं और इन द कमिंग बजट एक ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि सरकार के तरफ से कुछ चीज़ों पे मुआवजा मिलेगा एक कॉमन मैन को, ख़ास करके उनकी जो मेडिकल कॉस्ट है जो नॉर्मली मेडिकल इंश्योरेंस से कवर होती है। तो अगर कुछ हद तक एक मेडिकल इंश्योरेंस जो प्रीमियम फ्री हो एक गरीब आदमी के लिए, ख़ास करके जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनके लिए, अगर एक ऐसा एक मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड बन जाए, अब ये मेरी अपेक्षा है, मेरा डिज़ायर है, कितने हद तक ये हो पाएगा संभव, तो एक ये बात है। दूसरा ये है कि सरकार की तरफ से जो हेल्थ एंड हाइजीन में इन्वेस्टमेंट होती है वो इस बार कोविड के समय दिख के आया है कि बहुत ही ख़राब अवस्था में है। हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें जो डॉक्टर्स हैं और अस्पताल के अंदर जो सिस्टम है हाइजीन का, दैट इज़ वेरी पुअर। तो अपेक्षा ऐसी है कि पैसे तो हर साल खर्च करती है सरकार इस हेड के अंदर, बट इस बार अपेक्षा है कि जो पैसे खर्च करने को दिखाती है वो वाकई में करे। इतना भी कर ले सरकार तो मेरे ख्याल से बहुत फ़र्क पड़ जाएगा हमारे देश में। सर, अभी नए बजट से भारत की इनकम बढ़ेंगी या घटेंगी? देखिए, भारत का इनकम और इंडिविजुअल का इनकम दो अलग बातें हैं। तो भारत का इनकम तो डिपेंड करता है बैलेंस ऑफ ट्रेड में, आप कितना आयात करते हैं और कितना निर्यात करते हैं, उसके बीच में जो डिफरेंस है वो भारत का इनकम है, जिसको हम जीडीपी भी कहते हैं। तो कोरोना से या बजट से उसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक्सपोर्ट कितना प्रमोट करेगी उस पर डिपेंड करता है। बट अगर आपका सवाल है कि इंडिविजुअल आम आदमी की इनकम बढ़ेगी क्या, तो देखिए, आम आदमी की इनकम डिपेंड करती है उसकी खर्चे क्या हैं, क्योंकि आमदनी माइनस खर्चा इज इनकम। तो अब बजट में जो स्टैंडर्ड सेविंग्स देती है वो तो सरकार दे रही है, आई एम श्योर इस बार भी देगी, थोड़ा बढ़ा के देगी, तो उससे शायद आपके जो टैक्स वाले खर्चे हैं वो थोड़ा कम हो जाए।
लेकिन उससे आपका बेसिक खर्चा तो कम नहीं होगा। तो बेसिक खर्चे में सरकार कुछ नहीं कर सकती, बजट भी कुछ नहीं कर सकता। आम आदमी को अपनी एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना होगा, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। सर अभी पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है पेट्रोल के भाव और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे या कम होंगे? देखिए, पेट्रोल के भाव का बढ़ना बजट से कोई लेना देना नहीं है। इन एंटिसिपेशन बढ़ता है, सेंसेक्स एकदम से 50,000 के ऊपर चला गया तो बाकी की सारी चीज़ें जो इंटरनेशनल करेंसी से रिलेटेड है वो बढ़ती हैं। तो ये एक स्पेकुलेटिव है, मुझे नहीं लगता कि ये बजट से रिलेटेड है। पर अगर आप वाकई में उसका देखना चाहें तो डीजल और पेट्रोल के प्राइस का कंट्रोल इंटरनेशनल डीजल और पेट्रोल के मार्केट में है, ना कि बजट में है, राइट। तो नॉर्मली पॉलिटिशियंस इसको लिंक करने की कोशिश करते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इसको लिंक करने की ज़रूरत है। सोना चांदी के भाव बढ़ेंगे या कम होंगे, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? मेरा अनुमान है कि सोना चांदी का भाव या जो ओवरऑल कमोडिटी मार्केट की भाव सेंसेक्स को फॉलो करेगी। देखिए, इलॉजिकल मूवमेंट है सेंसेक्स में, 50,000 से ऊपर जा चुका है सेंसेक्स। ये लॉजिकल नहीं है, नॉर्मल नहीं है। जिस कारण से भी ये भाग रहा है, बाकी की सारी प्राइसेस इसको फॉलो करेंगी। जिस दिन सेंसेक्स ड्रॉप करेगा ये सारी चीज़ें ड्रॉप हो जाएंगी। तो ये जो भी मूवमेंट है, अपवर्ड मूवमेंट है, ये थोड़ा आर्टिफिशियल है, इसके पीछे कोई बहुत ज़्यादा तथ्य नहीं है। तो कुल मिला के ये सारी प्राइसेस एक दूसरे को फॉलो करेंगे। संजय सर ने अपने को बजट के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। देखते रहिए V24 तास। सोमवार को जो बजट आने वाला है, ये बजट इस दशक का और कोरोना के काल के बाद का सबसे पहला बजट होगा। कोरोना के कारण लोगों को काफी तकलीफें उठानी पड़ी है, खास करके छोटे व्यापारी को और सर्विस क्लास को। उस हिसाब से ये बजट से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट में इनकम टैक्स की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बढ़ानी चाहिए और इनकम टैक्स के स्लैब्स कम करने चाहिए, ताकि लोगों की इनकम टैक्स लायबिलिटी कम हो और सेविंग्स बढ़े। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो जनवरी 2018 में लगाया गया था, उसके कारण लोगों को टैक्स लायबिलिटी काफी बढ़ गया था। लोगों की ये आशा है कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाला जाए, जिसके कारण इन्वेस्टर्स को सेव करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। तीसरा, रियल एस्टेट सेक्टर, जो कि समाज के हर वर्ग पे असर करता है। इस रियल एस्टेट सेक्टर में काफी समय से कोई अच्छा न्यूज नहीं आया है। जो सेक्शन 22 है इनकम टैक्स का, जिसमें इंटरेस्ट का एग्जम्पशन दिया जाता है, अगर इसकी लिमिट बढ़ाई जाए तो रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे बाकी सेक्टर्स पे भी पॉजिटिव असर पड़ेगा। उस हिसाब से ये बजट काफी महत्वपूर्ण है। लोगों की ये आशा है कि ये बजट ये सब एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरेगा। धन्यवाद। तो ये थी V24 तास की खास पेशकश। देखते रहिए V24 तास। धन्यवाद।